नमस्कार मित्रों, मैं आज नई शिक्षा नीति 2020 द्वारा शिक्षा जगत में लाए जा रहे महत्वपूर्ण बदलावों को आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूं। इन बदलावों को जानना या समझना हम सब के लिए आवश्यक है। किसी भी देश या राष्ट्र के निर्माण या विकास में शिक्षा की सबसे बड़ी भूमिका होती है। शिक्षा अपनी एक सार्थक भूमिका निभा सके, इसके लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने समय की आवश्यकता के अनुरूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बदलाव लाने के लिए 24 जून 2017 को डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय एक समिति का गठन किया, जिसने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को 31 मई 2019 को सौंपी। माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में 29 जुलाई 2020 को हुई कैबिनेट की बैठक में उसे मंजूरी दी गई। इस प्रकार एक लंबे विचार विमर्श के बाद शिक्षा जगत में कई बदलावों की सिफारिशों के साथ नई शिक्षा नीति 2020 आज हमारे सामने है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नए भारत, एक ऐसा भारत जो स्वस्थ भारत हो, समृद्ध भारत हो, सशक्त भारत हो, स्वच्छ भारत हो, श्रेष्ठ भारत हो, आत्मनिर्भर भारत हो, एक भारत हो के निर्माण का जो संकल्प है, जो विजन है, उसी की आधारशिला है नई शिक्षा नीति 2020। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 7 अगस्त 2020 को अपने संभाषण में जिन विशेष बातों को ध्यान में रखकर नई शिक्षा नीति का निर्माण अथवा उसका प्रारूप तैयार किया गया है, उसका उल्लेख करते हुए कहा कि नई शिक्षा नीति 21वीं सदी के भारत की, नए भारत की फाउंडेशन तैयार करने वाली है। 21वीं सदी के भारत को जिस शिक्षा और कौशल की ज़रूरत है, नई शिक्षा नीति उसको लाने वाली है। विकास को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाली है। भारत को और भारत के नागरिकों को सशक्त बनाने वाली है। भारत के हर एक नागरिक को ज़्यादा से ज़्यादा अवसरों के लिए उपयुक्त बनाने वाली है। डॉक्टर रविन्द्रनाथ टैगोर के मत को उद्धृत करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि उच्चतम शिक्षा वो है जो सिर्फ हमें जानकारी ही नहीं देती, बल्कि हमारे जीवन के समस्त अस्तित्व के साथ सद्भाव में लाती है। नई शिक्षा नीति का यही आधार है। नई शिक्षा नीति एक ऐसे इंसान को बनाने वाली है जिसकी सोच रचनात्मक हो, वैज्ञानिक हो, तार्किक हो, कल्पनाशील हो और उसमें कुछ नया सोचने की शक्ति हो। वो जिज्ञासु हो, लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध हो, उसमें करुणा हो, सहानुभूति हो, संवेदनशीलता हो, साहस हो, समस्याओं के समाधान को ढूंढने की शक्ति हो, विविध विषयों के बीच अंतर संबंधों को देखने की ताकत हो और नए और बदलती हुई परिस्थितियों या क्षेत्रों में उपयोग करने की क्षमता हो। नई शिक्षा नीति व्हाट टू थिंक पर नहीं, हाउ टू थिंक पर बल देती है। नई शिक्षा नीति का विजन भारतीय मूल्यों से विकसित शिक्षा प्रणाली है, जो एक ऐसा नागरिक तैयार करेगी जिसमें भारतीय होने का गर्व न केवल विचार में बल्कि व्यवहार, बुद्धि और कार्य में भी, और साथ ही ज्ञान, कौशल, मूल्यों और सोच में भी होगा। वो एक ऐसा वैश्विक या ग्लोबल नागरिक बनाएगी जो अपनी जड़ों से कटा नहीं बल्कि जुड़ा होगा। बदलते परिदृश्य के साथ शिक्षा में जिस बदलाव की आवश्यकता थी, वो 34 वर्षों बाद लाया गया। भारत सरकार द्वारा उठाया गया ये ऐतिहासिक कदम है। ये निश्चित रूप से नए भारत के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। नई शिक्षा नीति में जो एक रचनात्मक बदलाव लाया गया है, वो इस प्रकार है।
10+2 के शैक्षणिक ढांचे को बदलकर 5+3+3+4 कर दिया गया है। पहला 5 वर्ष फाउंडेशन स्टेज कहलाएगा। इसमें 2 भाग होंगे। पहला आंगनबाड़ी या प्री स्कूल के 3 साल और दूसरा प्राथमिक स्कूल में कक्षा 1 और 2 अर्थात 2 साल। 3 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए ये फाउंडेशन स्टेज होगा। इसमें बच्चों की मजबूत नींव तैयार की जाएगी। इसका करिकुलम या पाठ्यक्रम एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया जाएगा। इसमें खेलकूद एवं अन्य गतिविधियों द्वारा पढ़ाई कराई जाएगी। किताबों का बोझ कम होगा। बच्चे खेल कूद कर शिक्षा प्राप्त करेंगे। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। जो बच्चा पहले 5 या 6 वर्ष की उम्र से पढ़ने जाता था, वो अब 3 वर्ष से ही स्कूल में प्रवेश ले लेगा। इससे उसकी नींव पहले से अधिक मजबूत होगी। अब शिक्षा के अधिकार का दायरा बढ़ गया है। जो पहले 5 या 6 वर्ष से शुरू होता था, वो अब 3 वर्ष से ही प्रारंभ हो जाएगा। दूसरा स्टेज प्रीपैरेटरी स्टेज कहलाएगा, जो कक्षा 3 से 5 तक होगा। इसमें 8 से 11 वर्ष के बच्चे शामिल होंगे। इसमें विद्यार्थियों को भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा। छात्रों को विज्ञान, कला, गणित, सामाजिक विज्ञान विषय से परिचित कराया जाएगा। तीसरा स्टेज मिडिल स्टेज होगा। ये कक्षा 6 से 8 वर्ष तक होगा। इसी स्टेज से बच्चों को प्रोफेशनल और स्किल की शिक्षा दी जाएगी। स्थानीय स्तर पर इंटर्नशिप भी कराई जाएगी ताकि बच्चों को अच्छा रोजगार मिल सके। इसमें 11 से 14 वर्ष के बच्चे शामिल होंगे। इसमें तय पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाई कराई जाएगी। चौथा सेकेंडरी स्टेज होगा, कक्षा 9 से 12 तक। इस स्टेज में बच्चों को विषय चुनने की आज़ादी होगी। इसके 2 फेज होंगे। पहला फेज 9 से 10 और दूसरा फेज 11 से 12 की कक्षाएं होंगी। इसमें 14 से 18 वर्ष के बच्चे शामिल होंगे। इसमें मुख्य रूप से छात्रों में विषय के प्रति गहरी समझ पैदा कराई जाएगी। उनकी विश्लेषण क्षमता को बढ़ाया जाएगा तथा उनको एक बड़े लक्ष्य निर्धारित करने के प्रति प्रेरित किया जाएगा। अब शिक्षा मल्टी डिसिप्लिनरी या बहुविषयक होगी, अर्थात स्ट्रीम सिस्टम नहीं होगा। इसका अर्थ यह है कि यदि कला का छात्र फिजिक्स पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ सकता है, और अकाउंट का छात्र या विद्यार्थी अगर इतिहास पढ़ना चाहता है तो वो भी पढ़ सकता है। एक बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव है। कक्षा 9 से ही अब उसे विषय चुनने की आज़ादी होगी। 5वीं तक की पढ़ाई अब मातृभाषा, राज्य भाषा या क्षेत्रीय भाषा या स्थानीय भाषा में होगी। इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। अंग्रेजी में पढ़ाई की अनिवार्यता अब समाप्त होगी। अंग्रेजी अब केवल एक विषय के रूप में होगी। भारतीय भाषाओं को अब बढ़ावा मिलेगा। कौशल विकास कोर्स अब मिडिल स्टेज से ही प्रारंभ हो जाएगा। कक्षा 6 से ही बच्चों को प्रोफेशनल और स्किल की शिक्षा दी जाएगी। कंप्यूटर कोडिंग सिखाना कक्षा 6 से शुरू हो जाएगा। 6ठी कक्षा में ही छात्रों को इंटर्नशिप का मौका मिलेगा। उदाहरण के लिए, अगर बच्चा पेंटिंग सीखना चाहता है तो वो किसी पेंटर के पास पेंटिंग सीखने जा सकता है। कहने का अर्थ अब वो पढ़ाई के दौरान ही इंटर्नशिप कर सकता है। 9वीं से 12वीं की परीक्षाएं अब सेमेस्टर के आधार पर होंगी। 1 साल में 2 सेमेस्टर, हर 6 महीने पर परीक्षा होगी। दोनों सेमेस्टर की परीक्षाओं के अंक को जोड़कर परीक्षा परिणाम बनेगा। अब पढ़ाई पूरे साल करनी होगी। अब रटने की क्षमता पर नहीं, समझने की क्षमता पर बल होगा। अब विद्यार्थियों का रिपोर्ट कार्ड 360 डिग्री असेसमेंट के आधार पर तैयार किया जाएगा। इसमें छात्र स्वयं को अंक देंगे और अध्यापक के साथ उनके सहपाठी भी उनका मूल्यांकन करेंगे या उनको अंक देंगे। यह भी एक बहुत बड़ा बदलाव है। इससे विद्यार्थियों में परस्पर सद्भाव बढ़ेगा। स्कूल के पाठ्यक्रम
और अध्यापन कला का लक्ष्य ये होगा कि 21वीं सदी के प्रमुख कौशल या व्यवहारिक जानकारियों से विद्यार्थियों को लैस करके उनका समग्र विकास किया जाएगा। कला, संगीत, शिल्प, खेल, योग जैसे सभी विषयों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। अब उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट का भी विकल्प होगा। इसका अंक 12वीं कक्षा में प्राप्त अंक में जोड़ दिया जाएगा। फिर जो मेरिट बनेगी उस आधार पर प्रवेश होगा। ये उन छात्राओं के लिए या उन विद्यार्थियों के लिए लाभप्रद होगा जिनका अंक 12वीं बोर्ड परीक्षा में कम होगा। ग्रेजुएशन की पढ़ाई को 3 और 4 वर्षों के कोर्स ड्यूरेशन में बांट दिया जाएगा। अगर आप 1 साल ग्रेजुएशन करेंगे तो सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल करेंगे तो डिप्लोमा, 3 साल करेंगे तो डिग्री और 4 साल करेंगे तो रिसर्च के साथ डिग्री दी जाएगी। इस व्यवस्था को मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट कहा गया है। यदि विद्यार्थी 4 साल का ग्रेजुएशन करता है तो उसे पोस्ट ग्रेजुएशन केवल 1 साल का ही करना होगा और इसके बाद वो सीधे पीएचडी कर सकता है। पीएचडी की अवधि 4 साल की होगी। एमफिल की डिग्री समाप्त कर दी गई है। अब एक एकेडमिक बैंक का क्रेडिट होगा। यदि आप एक साथ एक से ज़्यादा कोर्स करना चाहते हैं तो अब आप कर सकते हैं। जिस कोर्स को जहां तक आप कर पाएंगे उसके अंक इस क्रेडिट बैंक में जमा हो जाएंगे और जब आप फाइनल डिग्री के लिए कोई कोर्स करेंगे तो उस क्रेडिट को इसमें जोड़ दिया जाएगा। ये व्यवस्था पूरी तरह से डिजिटल और ऑनलाइन होगी। अब संस्कृत भाषा को बढ़ावा दिया जाएगा। संस्कृत भाषा को केवल संस्कृत पाठशाला या विश्वविद्यालयों तक ही सीमित न रखकर उसे मुख्य धारा में लाया जाएगा। अब कोई भी शिक्षण संस्था विद्यार्थियों से मनमानी फीस या शुल्क नहीं वसूल कर पाएगी। सरकार द्वारा फीस निर्धारित कर दी जाएगी। नई शिक्षा नीति में शिक्षक के प्रशिक्षण पर विशेष जोर दिया गया है। ऐसे कार्य जो शिक्षण से सीधे संबंधित नहीं होंगे उनको अब शिक्षकों से नहीं कराया जाएगा। शिक्षकों के लिए उच्चतर दर्जा और उनके प्रति आदर और सम्मान के भाव को पुनर्जीवित किया जाएगा। स्थानांतरण लगभग बंद हो जाएगा। पदोन्नति पर ही स्थानांतरण होगा और पदोन्नति अब योग्यता के आधार पर करने की बात कही गई है। नई शिक्षा नीति में इस बात पर विशेष जोर है कि जो भी बच्चा 12वीं तक की प्रथम चरण की शिक्षा पूरी कर ले या कर ले जाता है तो उसके पास कम से कम एक स्किल जरूर हो ताकि जरूरत पड़ने पर वो इससे रोजगार पा सके या कर सके। टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन शिक्षा पर बल दिया गया है। कंप्यूटर, लैपटॉप और फोन आदि के द्वारा विभिन्न ऐप का इस्तेमाल करके शिक्षण को रोचक बनाने की बात कही गई है। शिक्षा, मूल्यांकन, योजनाओं के निर्माण और प्रशासनिक क्षेत्र में तकनीकी प्रयोग पर विचारों के स्वतंत्र आदान प्रदान हेतु राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच नामक एक स्वायत्त निकाय की स्थापना की जाएगी। शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण होगा। विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस खोलने की अनुमति होगी। यह भी एक बहुत बड़ा बदलाव है। इससे भारत के नागरिकों को या विद्यार्थियों को अब बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। विश्व में रैंकिंग प्राप्त विश्वविद्यालयों में अध्ययन कार्य करने की सुविधा अब भारत में ही होगी। व्यावसायिक शिक्षा को उच्च शिक्षा का प्रभावी अंग बनाया जाएगा जिससे किसी विद्यार्थी को शिक्षा प्राप्त करने के बाद बेरोजगार न बैठना पड़े। अब शिक्षा समान और समावेशी होगी, अर्थात सबको समाहित करके या एक साथ लेकर चलेगी। कोई भी बच्चा अपने जन्म या पृष्ठभूमि से जुड़ी परिस्थितियों के कारण ज्ञान प्राप्ति या सीखने या उत्कृष्टता प्राप्त करने में किसी भी अवसर से वंचित नहीं होगा। सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालय अब मल्टी डिसिप्लिनरी बनेंगे। कहने का अर्थ
अब प्रत्येक विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में कला, संगीत, साहित्य, खेल, योग आदि के साथ अन्य सभी विषय पढ़ाए जाएंगे। 2030 तक प्रत्येक जिले में या उसके समीप कम से कम एक बड़ा बहुविषयक उच्चतर शिक्षा संस्थान होगा। मुक्त और दूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। इसका उद्देश्य सकल नामांकन अनुपात को जो 2035 तक 50% करना होगा, जो अभी 26.3% ही है। अब 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड होगा। कहने का अर्थ अब विद्यार्थी कक्षा 12 के बाद ही 4 साल का बीएड कर शिक्षक बन सकता है। शिक्षा पर जीडीपी का 6% खर्च करने की बात कही गई है। यदि ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ा बदलाव होगा। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना होगी, जो रिसर्च को फंड उपलब्ध कराएगा। इससे रिसर्च कार्य में बढ़ावा मिलेगा। ग्रेडेड ऑटोनॉमी के जरिए 15 वर्षों के अंतराल में धीरे धीरे संबद्ध या एफिलिएटेड महाविद्यालय की प्रणाली समाप्त होगी। क्रमिक स्वायत्तता प्रदान करने के लिए एक चरणबद्ध प्रणाली की स्थापना की जाएगी। महाविद्यालयों को स्वायत्तता मिल जाने से उन्हें अपनी आवश्यकता के अनुरूप कार्य करने की सुविधा होगी। उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एक एकल निकाय के रूप में भारतीय उच्च शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा। अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय होगा। ये नाम परिवर्तन भी इस बात का संकेत है कि अब सरकार शिक्षा पर विशेष बल देना चाहती है। ये बिल्कुल सत्य है कि नई शिक्षा नीति में समय के अनुरूप जो बदलाव किए गए हैं वो निश्चित रूप से बड़े ही रचनात्मक और सकारात्मक हैं, किंतु अब प्रश्न है कि इसके इम्प्लीमेंटेशन या इसे लागू करने का। हम सभी जानते हैं कि शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है। समवर्ती सूची में जो विषय होते हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों का होता है। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार जिस नई शिक्षा नीति को हम लोगों के सामने रखा है उसको लागू करने के लिए भारतवर्ष के समस्त राज्यों और समस्त नागरिकों की जिम्मेदारी होगी। यह सार्वभौम सत्य है कि जब कोई भी नई नीति बनती है तो एक साथ सभी लोग उसे अच्छा नहीं मानते। ऐसी स्थिति में हमें यह देखना चाहिए कि जिसको अधिकांश लोग अच्छा मान रहे हों उसे उन लोगों को भी अच्छा मानना चाहिए जो किसी एक या दो कारण से उसे अच्छा नहीं मानते। राष्ट्रीय शिक्षा नीति हम सब के लिए, संपूर्ण देश के लिए लाभप्रद है। देश के निर्माण और उसके विकास में उसकी एक सकारात्मक एवं रचनात्मक भूमिका है। इसलिए हम सबका दायित्व है कि हम उसे अपनाएं और उसके अनुरूप शिक्षा व्यवस्था संचालित करवाने में सरकार का पूरा सहयोग करें। धन्यवाद।